चलो काव्या, सबसे पहली स्लाइड से शुरू करते हैं जहां हम अपना फाउंडेशन सेट करेंगे कि ठीक बीच में छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल एम्बलम है और आसपास थोड़े फ्लोटिंग 3D बबल्स हैं। और इसकी हेडलाइन देखो, इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल 2026 करंट अफेयर्स एंड जीके प्रीमियम क्विक रिवीजन। राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां असेंबली का मैथ समझना बहुत जरूरी है। मैथ? ओके, देखते हैं। देखो काव्या, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक बड़ा सा ब्लू और ग्रीन ग्लोइंग सी शेप का पाई चार्ट है। ये बिल्कुल डिजिटल सर्किट्स की तरह डिजाइन किया गया है। हाँ, काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। इस पर टोटल असेंबली सीट्स 90 लिखी हैं। ये 6th असेंबली है ना? बिल्कुल सही। और इसका कैबिनेट फॉर्मूला देखो, एक चीफ मिनिस्टर प्लस 12 अन्य मंत्री, यानी टोटल 13 लोग। कैलाश सर, एक सेकंड, एक सिंपल सा डाउट है। मंत्रियों की गिनती सिर्फ 13 ही क्यों तय की गई है? मतलब 90 MLAs हैं तो ज्यादा मिनिस्टर्स क्यों नहीं बनाए गए ताकि काम आराम से बढ़ जाए? काव्या, इसके पीछे ना संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, एक रूल है जिसके मुताबिक किसी भी स्टेट में मंत्रियों की गिनती वहां की टोटल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ओ तभी। पर वेट सर, इस ग्रीन हिस्से में 14.4% हाईलाइट किया गया है और स्पेसिफिकली लिखा है अधिकतम मंत्री सीमा 13। हाँ, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है काव्या। एग्जाम में यही ट्रैप होता है। स्टूडेंट्स वो 15% वाला रूल याद रखते हैं और ऑप्शंस में 15 देखकर टिक कर देते हैं। इन 90 सीट्स के हिसाब से एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 13 मिनिस्टर्स की होती है। ये फैक्ट बहुत क्रूशियल है। गॉट इट। 13 एब्सोल्यूट नंबर है। ये ट्रैप तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां स्टेट के टॉप लीडरशिप की बात की गई है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर आते हैं। देखो काव्या, इस स्लाइड पर दो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तरफ एक सुनहरा पिलर यानी गोल्डन पिलर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिखाता है, राइट। और दूसरी तरफ एक गोल्डन क्राउन यानी मुकुट है जो एग्जीक्यूटिव पावर का प्रतीक है। मैं देख रही हूँ, गोल्डन पिलर के नीचे राज्यपाल यानी गवर्नर रामेन देखा जी का नाम है। सही काम। और क्राउन के नीचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी हैं। इनके पोर्टफोलियोज काफी भारी हैं काव्या। सामान्य प्रशासन जिसे हम GAD कहते हैं, फिर खनिज, ऊर्जा, जनसंपर्क और IT डिपार्टमेंट्स इन्हीं के पास हैं। कैलाश सर, यहाँ एक नोट लिखा है जो काफी इंटरेस्टिंग है। लिखा है कि जो विभाग किसी भी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है वो ऑटोमेटिकली CM के पास है। ऐसा क्यों होता है? देखो काव्या, CM एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ना। अगर कोई नया डिपार्टमेंट बनता है या किसी और को असाइन नहीं हुआ तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी की होनी चाहिए। इसलिए बचे हुए सभी पोर्टफोलियोज डिफॉल्ट तरीके से उन्हीं के पास रहते हैं। मेक सेंस। सर, यहाँ बॉटम लेफ्ट में एक टेक्स्ट स्पॉट किया है मैंने। यहाँ एक अलग से बॉक्स है जिसमें लिखा है GK फैक्ट। 31 जुलाई 2024 को शपथ ली। हाँ काव्या, और इसको अंडरलाइन कर लो। मैं सीरियसली अग्री करता हूँ कि गवर्नर रमेन देखा जी की ओथ लेने की ये एग्जैक्ट डेट क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस के लिए अल्टीमेट एग्जाम अलर्ट है। पेपर सेटर ऐसे ही डेट्स उठाते हैं। 31 जुलाई 2024। डन, लॉक कर लिया दिमाग में। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, ताकि समझ आए कि स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है। ओके, लेट्स सी कि हायरार्की में नेक्स्ट कौन है। देखो काव्या, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो अलग अलग शील्ड्स हैं। एक पर येलो हार्ड हैट यानी एक कंस्ट्रक्शन हेलमेट बना है, और दूसरे पर पुलिस का मेटल शील्ड बना हुआ है। काफी क्लियर विजुअल्स हैं ये तो। है ना। तो जो हार्ड हैट है वो रिप्रेजेंट करता है अरुण साव जी को, जो डेप्यूटी CM 1 है। इनके पास लोक निर्माण यानी PWD, नगरीय प्रशासन और PHE यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है। और जो पुलिस शील्ड है वो विजय शर्मा जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये डेप्यूटी CM 2 है। इनके पास गृह यानी होम, पंचायत और साइंस एंड टेक है। सही पढ़ा काव्या। कैलाश सर, मुझे सोचकर एक डाउट आ रहा है। क्या दोनों डेप्यूटी CMs की पावर बिल्कुल बराबर होती है या उनके डिपार्टमेंट्स उनका इन्फ्लुएंस तय करते हैं? ये बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा काव्या तुमने। टेक्निकली दोनों डेप्यूटी CM हैं, पर उनके डिपार्टमेंट स्टेट में बैलेंस बनाते हैं। PWD स्टेट के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है और होम डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर देखता है। दोनों ही बहुत हैवी मिनिस्ट्रीज हैं जो बैलेंस ऑफ पावर बनाती हैं। एक इंफ्रा बना रहा है और एक सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा है। वेट सर, स्लाइड पर 1 मिनट ध्यान से देखने दीजिए। हाँ, देखो क्या दिखा। सर, स्लाइड पर डिपार्टमेंट्स की लिस्ट में खेल एवं युवा कल्याण अरुण साव जी के अंडर छुपा हुआ सा लग रहा है। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन काव्या, और यही चीज मैं पॉइंट आउट करने वाला था। ये बड़ा एग्जाम अलर्ट है। स्टूडेंट्स अक्सर स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स को नेचुरली किसी एजुकेशन मिनिस्टर से कंफ्यूज कर देते हैं। मैं भी वही गेस करती है अगर एग्जाम में आता। एग्जैक्टली।
पर यहाँ ये डिपार्टमेंट डेप्यूटी सीएम अरुण साहो के पास है। इसे स्पेसिफिकली याद रखना जरूरी है। नोटेड सर। स्पोर्ट्स जाएगा डेप्यूटी सीएम 1 के पास। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां विधानसभा के अंदर का स्ट्रक्चर दिखेगा। फ्लोर मैनेजमेंट की बात आती है यहाँ। देखो काव्या, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें लेफ्ट में एक क्लासिक वुडन गैवल यानी एक हथौड़ा है और राइट साइड में एक शाइनिंग सिल्वर माइक्रोफोन रखा हुआ है। गैवल के नीचे स्पीकर यानी अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का नाम है और माइक्रोफोन के नीचे विपक्ष के नेता यानी ऑपोजिशन लीडर चरणदास महंत जी का नाम है। एकदम सही। कैलाश सर, मेरा एक बहुत वैलिड डाउट है इसमें। डॉक्टर रमन सिंह तो 3 बार छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ना, उन्हें विधानसभा स्पीकर जैसी पोस्ट क्यों दी गई? मतलब ये तो काफी सरप्राइजिंग है। ये एक्चुअली एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है काव्या। विधानसभा में सभी एमएलएस को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक रिस्पेक्ट और स्टेचर चाहिए होता है। हाउस को स्मूथली चलाने के लिए उनकी सीनियरिटी और अनुभव का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, मतलब एक रिस्पेक्ट फैक्टर होता है जब वो चेयर पर बैठे होते हैं। सब लोग उनकी बात ऑटोमेटिकली सुनते हैं। बिल्कुल। और इस पोजीशन को हैंडल करना आसान नहीं होता। सर, मैंने एक ब्रैकेट पॉइंट आउट किया है यहाँ। डॉक्टर रमन सिंह के नाम के नीचे स्पेसिफिकली लिखा है ब्रैकेट में 6वीं विधानसभा के स्पीकर। हाँ काव्या, इसको हाईलाइट कर लो। एग्जाम में यही डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डॉक्टर रमन सिंह कौन सी नंबर की विधानसभा के स्पीकर चुने गए। ये 6वीं यानी 6th शब्द याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, 6th असेंबली। ये डिटेल काफी बार स्लिप हो जाती है पढ़ते वक्त। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जो स्टेट की इकोनॉमी पर फोकस्ड है और जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। इकोनॉमी, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता होगा। देखो काव्या, इस स्लाइड पर लेफ्ट में एक बड़ा सा ग्लोइंग ग्रीन रूपी सिंबल है और राइट साइड में एक मेटालिक फैक्ट्री आइकन बना हुआ है। रुपी आइकन ओपी चौधरी जी के लिए है। उनके पास फाइनेंस, आवास और प्लानिंग है। और लखनलाल देवांगन जी के पास उद्योग यानी इंडस्ट्री और श्रम यानी कि लेबर डिपार्टमेंट है, जिसको फैक्ट्री आइकन से रिप्रेजेंट किया है। कैलाश सर, ओपी चौधरी जी का डिपार्टमेंट देखकर मुझे लग रहा है कि फाइनेंस, प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स को एक ही मंत्री को देने का क्या लॉजिक होता है? अलग अलग भी तो कर सकते थे। देखो काव्या, बजट और प्लानिंग ना आपस में डीपली इंटरट्वाइंड होते हैं। अगर प्लानिंग कोई और करे और बजट कोई और दे तो फाइल्स इधर से उधर घूमती रहेंगी और कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। एक ही के पास होने से काम बहुत एफिशिएंटली होता है। अच्छा, मतलब वर्कफ्लो स्मूथ रखने के लिए ये सब एक साथ क्लब किया गया है। वेट सर, यहाँ तो लिटरली एक रेड एग्जाम ट्रैप बॉक्स बना हुआ है, एक डेंजर साइन के साथ। हाँ काव्या, और उस ट्रैप बॉक्स में क्या लिखा है? इसमें लिखा है आबकारी विभाग यानी एक्साइज। पर ये डेंजर क्यों है? ये इस पूरे डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है काव्या। मैं बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज कर रहा हूं कि एक्साइज सुनते ही लोग नेचुरली फाइनेंस यानी ओपी चौधरी को टिक कर देते हैं, क्योंकि वो टैक्स से जुड़ा है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, पैसा है तो फाइनेंस होगा। लेकिन वही तो ट्रैप है। आपका डिपार्टमेंट दरअसल इंडस्ट्री मिनिस्टर लखनलाल देवांगन के पास है, क्योंकि लिकर प्रोडक्शन एक मैसिव इंडस्ट्री और लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। ओह वाओ, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट था। अगर ये रेड बॉक्स नहीं होता तो मैं पक्का फाइनेंस ही मार्क करके आती। यही फायदा है इस विजुअल अप्रोच का। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां देखेंगे कि स्टेट अपना एजुकेशन सिस्टम कैसे मैनेज कर रहा है। एजुकेशन, चलिए देखते हैं यहाँ क्या नया है। देखो काव्या, इस स्लाइड पर 3 अलग 3D आइकन्स है। एक ग्लोइंग खुली हुई किताब है जो स्कूल एजुकेशन दिखाती है, एक ग्रेजुएशन कैप है जो हायर एड दिखाती है, और एक लैपटॉप जिसके पीछे गियर बना है, वो डेफिनेटली स्किल और टेक दिखा रहा होगा। सही पकड़ा। तो गजेंद्र यादव जी के पास स्कूल एजुकेशन है, टंगराम वर्मा जी के पास हायर एजुकेशन है और गुरु खुशवंत साहब के पास स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन है। कैलाश सर, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ यहाँ। पूरे एजुकेशन सिस्टम को 3 अलग मंत्रियों में तोड़ने का क्या फायदा है? एक ही बड़ा मिनिस्ट्री क्यों नहीं बनाया? इसका रीजन बहुत प्रैक्टिकल है काव्या। प्राइमरी लिटरेसी, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज और एम्प्लॉयबल स्किल्स तैयार करना, इन तीनों के एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बिल्कुल अलग होते हैं। प्राइमरी स्कूल का मिड डे मील देखने वाला मंत्री एआई और टेक स्किल्स पे ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा ना। हाँ, ये बात तो है, सबका डोमेन ही अलग है, बिल्कुल स्पेशलाइज्ड फोकस चाहिए। एग्जैक्टली। सर, गुरु खुशवंत साहब के नाम के नीचे एक छोटा सा पॉइंट नोटिस किया मैंने। यहाँ स्किल डेवलपमेंट के साथ अनुसूचित जाति विकास यानी एससी डेवलपमेंट भी लिखा है। और यही हमारा हिडन एग्जाम पॉइंट है काव्या। टेक्निकल एजुकेशन के साथ एससी डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन थोड़ा अनयूजुअल लगता है देखने में। हाँ, नॉर्मली वेलफेयर मिनिस्टर के पास होता है ये सब। पर गवर्नमेंट का लॉजिक है कि स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट ही रियल डेवलपमेंट है। पेपर सेटर ऐसी अनयूजुअल चीजें पूछते हैं, तो इस पेयर को ध्यान में रखना।
टेक्निकल एजुकेशन एंड एससी डेवलपमेंट, गुरु खुशवंत साहिब। हो गया याद। ग्रेट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जो ह्यूमन कैपिटल और सोसाइटी के वेलफेयर से जुड़ी है। वेलफेयर एंड हेल्थ, राइट। देखो काव्या, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ऊपर एक रेड मेडिकल क्रॉस और स्टेथोस्कोप रखा है और नीचे एक शील्ड के अंदर चमकता हुआ पिंक हार्ट है। मेडिकल क्रॉस तो श्याम बिहारी जायसवाल जी के लिए होगा। इनके पास मेडिकल एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ दोनों है। और पिंक हार्ट वाली शील्ड है लक्ष्मी राजवाड़ी जी के लिए, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी WCD और समाज कल्याण देखती हैं। कैलाश सर, मुझे ये मेडिकल एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ का कॉम्बिनेशन काफी लॉजिकली साउंड लग रहा है। नॉर्मली पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन साथ ही रखते हैं। क्या इसका सीधा असर स्टेट के हॉस्पिटल्स पर पड़ता है? सही समझी काव्या। देखो, मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टर्स ट्रेन करते हैं और पब्लिक हेल्थ उन्हें हॉस्पिटल्स में डिप्लॉय करता है। जब दोनों डिपार्टमेंट्स एक ही मंत्री के पास हों तो पॉलिसी एग्जीक्यूशन का लिंक डायरेक्ट हो जाता है। सप्लाई और डिमांड में गैप नहीं आता। मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। ओ वेट सर, यहाँ जायसवाल जी के अंडर पिछड़ा वर्ग विकास के साथ एक और चीज स्पेसिफिकली हाईलाइट की गई है। क्या हाईलाइट किया है काव्या? इसमें लिखा है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ये क्या है? ये तुम्हारा एग्जाम अलर्ट है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम एक क्लासिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो सालों से चल रहा है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये स्पेसिफिक कार्यक्रम किस मंत्री के अधीन है। इसको जायसवाल जी के साथ याद रखना। डन। 20 सूत्रीय कार्यक्रम इक्वल्स श्याम बिहारी जायसवाल। वेरी गुड। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जो हमारी आखिरी कोर कैबिनेट लिस्ट है। यहाँ जमीन, रास्ते और संस्कृति का जिक्र है। ओके, लेट्स डिकोड दिस वन। देखो काव्या, इस स्लाइड पर 4 अलग 3D विजुअल्स हैं। एक ट्रैक्टर है जो एग्रीकल्चर दिखाता है, एक बस और पेड़ है जो ट्रांसपोर्ट और फॉरेस्ट के लिए हैं, एक गेहूं की बाली है फूड और सिविल सप्लाईज के लिए, और एक मंदिर का डोम है टूरिज्म और कल्चर के लिए। ओके, लिस्ट पढ़ती हूँ। रामविचार नेतम जी के पास एग्री, ट्राइबल और बायोटेक है। केदार कश्यप जी के पास ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, सहकारिता और पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। दयादास बघेल जी के पास फूड और सिविल सप्लाईज है और राजेश अग्रवाल जी के पास टूरिज्म और कल्चर है। सही। कैलाश, मैं अपना लॉजिक लगाने की कोशिश कर रही हूँ। बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर और ट्राइबल डिपार्टमेंट के साथ क्यों रखा है? इसको तो साइंस के साथ होना चाहिए था ना, जो डेप्यूटी CM के पास है। ये बहुत ही स्मार्ट सवाल है काव्या, पर छत्तीसगढ़ का कॉन्टेक्स्ट देखो। वहाँ बायोटेक का जो सबसे बड़ा और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चरल यील्ड बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेटर करने में होता है। इसलिए इस एडवांस्ड रिसर्च को सीधी किसान और ट्राइबल डेवलपमेंट से जोड़ दिया गया है। ओह वाओ, मतलब ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से डिपार्टमेंट्स डिजाइन किए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है इस स्लाइड में? हाँ सर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वाले कॉलम में एक वर्ड है सहकारिता यानी कोऑपरेटिव। ये शब्द केदार